बच्चों, अभी तक आपने इतिहास में 7 चैप्टर पढ़े हैं। 7वां चैप्टर था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हमने एक संक्षिप्त विवरण प्राप्त किया। उसके बारे में हमने देखा कि कौन कौन से राजवंशों ने वहां पर शासन किया है और उन राजवंशों की स्थापना का उद्देश्य क्या था, वो क्या चाहते थे, किसको सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे, जिस कारण हरिहर और बुक्का ने विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। हमने सिर्फ सिलेबस में विजयनगर था इसलिए विजयनगर को पढ़ा है, बहमनी हमारे सिलेबस में नहीं था इसलिए नहीं पढ़ा, लेकिन ये दोनों पैरेलल चलने वाले साम्राज्य हैं जो दक्षिण भारत से संबंधित थे। अब हमारा जो अगला चैप्टर आ रहा है वो 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है कि कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य का पहले थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण आप जान लीजिए कि मुगल साम्राज्य कब आया, कैसे शुरू हुआ, इसकी स्थापना किसने की थी, और उसके बाद में जैसे कोई शासन काल होता है तो उसका इतिहास कई चरणों में होता है। राजनैतिक होता है, सामाजिक होता है, आर्थिक होता है, सांस्कृतिक इतिहास होता है, स्थापत्य कला का इतिहास होता है। इस तरह के होते हैं। जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, उसका इतिहास क्या है, उसका आप डाटा दे दीजिए, लेकिन जब किसी शासक में विस्तृत अध्ययन आरंभ किया जाता है तो उसके किए गए कार्यों को ज्यादा से ज्यादा कवर करने के लिए कि उसका किया गया कार्य छूटने ना पाए, उसके द्वारा जो सुधार कार्य किए गए हैं, जो नवीन प्रयोग किए गए हैं, वो बेहतर ढंग से हम कवर कर पाए, इतिहास की दृष्टि से उसको कवर दे पाए और उसको सबके सामने रख पाए। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि उसके द्वारा उसका जो जीवन कालखंड रहा है, उसका जो शासन काल रहा है, उसको कई चरणों में बांट ले, तब हम लिखना शुरू करें तो बेहतर ढंग से लिख पाते हैं। जैसे किसी शासक का हमने राजनीतिक इतिहास उठाया तो उसमें हम क्या देंगे, उसमें बताएंगे कि शासक का जन्म यहाँ हुआ, उसके बाद में कौन सी राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी, किससे युद्ध किया, किसने उसको विस्थापित किया, कैसे शासन सत्ता में आया और कैसे कैसे युद्ध लड़े। तो ये क्या है, ये उसका राजनीतिक इतिहास हो जाता है। कैसे डिप्लोमेसी यूज की, कैसे कूटनीतिक चाल के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया, कैसे किसी को अपने अधीन किया, ये सारी चीजें जो है ये राजनीतिक इतिहास के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर उसी व्यक्ति का अगर हम सामाजिक इतिहास या सांस्कृतिक इतिहास देखें तो उसने समाज की व्यवस्था को कैसे अपनाया, क्या जिस समाज में वो गया उसकी व्यवस्था को स्वतः अपना लिया, या जिस समाज से आया था उस समाज की व्यवस्था को उसने वहां पर आरोपित किया या लागू करवाया। या उसका धार्मिक इतिहास जब देखते हैं तो जिस धर्म को वो मानता था, क्या उस धर्म के अनुयायियों को बनाना आरंभ किया, या जिस स्थान पर वो जाता रहा गया वहां के लोगों को के अनुसार अपने आप को धर्म में डालता गया। ये उसका धार्मिक और सामाजिक इतिहास हो जाता है। फिर ऐसे ही कृषि जो आर्थिक इतिहास होता है वो डिपेंड करता है कि वो कैसे अपने आर्थिक व्यवस्थाओं को स्थापित करता था, निर्धारित करता था, और कैसे वो बेहतर ढंग से अधिक राजस्व प्राप्त करता था और उन राजस्व का स्रोत क्या था। ये उस व्यक्ति का आर्थिक इतिहास हो जाता है। ठीक, तो इसी क्रम में हम आज मुगल साम्राज्य का जो कृषि क्षेत्र रहा है उस कृषि क्षेत्र के लोगों के साथ, किसानों के साथ कैसा बर्ताव था, कितनी जनसंख्या कृषि क्षेत्र पर निर्भर थी, उसको पढ़ेंगे। और कृषि के बाद जो लोग थे, जो वन क्षेत्रों में रहते थे, जो कबीलाई लोग थे, जनजातीय तौर पर रहते थे, उनके साथ उनका क्या बर्ताव रहा है, महिलाओं की क्या स्थिति थी उनके साम्राज्य में, क्योंकि कृषि में महिलाएं भी उस समय रहती थी, अभी भी रहती हैं कृषि क्षेत्रों में। तो उस समय की जो कृषि व्यवस्था थी, ग्रामीण समुदाय जो था, इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि संपूर्ण ग्रामीण समुदाय जो मूलतः कृषि पर निर्भर था, उसके साथ मुगल साम्राज्य में कैसा बर्ताव किया गया, क्या वह सुखी था या फिर दुखी था, मतलब क्या व्यवस्था थी, क्या स्थिति थी उसकी, ओवरऑल इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फ्रेमवर्क करेंगे, एक डायग्रामिकल डाटा तैयार कर लेंगे, जिससे हम टॉपिक्स को एक के बाद एक पढ़ते हुए और तैयार करते हुए चले। क्योंकि अगर हम सारी चीजें एक साथ जब पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ का वहां और वहां का यहाँ हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना जरूरी है, और कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक सिस्टमैटिक क्रमवार जो भी टॉपिक हमारे चैप्टर में इसके अंतर्गत दिए गए हैं उसको नोट करेंगे। क्योंकि हमारा जब पहला चैप्टर ये बता दे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है सिलेबस का, ये पूरे चैप्टर का, वही सबसे बेहतर पढ़ाई होती है। तो पहले चैप्टर पे आप पूरे डाटा को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में हम लोग उसको उठा के एक एक को इंट्रोड्यूस करते चलेंगे, डिफाइन करते चलेंगे और चीजें समझ में आती हुई चलेंगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मुगल साम्राज्य का भारत में प्रवेश कैसे हुआ और किसको पराजित करके वो भारत में आए। तो आइए पहले कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, ये हमारा चैप्टर है, कृषि समाज और
मुगल साम्राज्य। ठीक, ये है हमारा चैप्टर। जो भी पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट से क्या मतलब कर रहा है, ये एक मुगल काल है, साम्राज्य है। ठीक, इसको हम मान के चलते हैं 1526 से 1857। लेकिन 1707 के बाद से, 1707 ईस्वी के बाद से इस साम्राज्य में जो शासक हुए वे या तो अयोग्य थे या उन्हें षड्यंत्र के द्वारा हटा दिया गया, यानी लंबे समय तक इस कालखंड के बाद लंबा शासन करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ। इसीलिए हम सिर्फ 16वीं व 17वीं सदी का इतिहास, जो कि कृषि से संबंधित है और ग्रामीण समाज से संबंधित है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम पहले मुगल साम्राज्य का परिचय देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना इसके जो संस्थापक हैं वह है बाबर। बाबर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म 14 फरवरी को हुआ था। ठीक, 14 फरवरी को हुआ था। अब इनके बारे में हम देखते हैं कि इन्होंने किसको पराजित किया और भारत में उस समय कौन शासन कर रहा था। तो आपने पहले भी चैप्टर्स में देखा है कि भारत में 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ये स्थापना हुई और इस दिल्ली सल्तनत के कालखंड में 1206 से लेकर 1526 ईस्वी, इसके बीच जो भी समय है उस संपूर्ण समय को एक शब्द में कहते हैं दिल्ली सल्तनत। ये दिल्ली सल्तनत का काल रहा है और इस समय में 5 राजवंशों ने शासन किया। 5 राजवंश कौन कौन से थे देख लेते हैं। तो पहला गुलाम, दूसरा खिलजी या खलजी, कंफ्यूज नहीं होना, खिलजी और खलजी दोनों एक ही है। जो मूल अरबी फारसी के स्रोत ग्रंथ हैं उनमें खलजी मिलता है और जो इतिहासकारों ने कॉपी किया है उसमें खिलजी मिलता है। नंबर 3 आता है तुगलक। तुगलक वंश। उसके बाद चौथा आता है सैयद वंश। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत ही क्षणिक रहा है इनका। और उसके बाद 5वां आता है लोधी वंश और इसी लोधी वंश का एक शासक होता है इब्राहिम लोधी और इसी इब्राहिम लोधी को बाबर पराजित करता है। बाबर पराजित करता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कहा करता है पानीपत के मैदान में। ठीक, इस तरह से देख लीजिए कई छोटे क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। पहला है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? 5। ठीक, दिल्ली राजवंश का, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन सा था? इब्राहिम लोधी। किस वंश का था? लोधी वंश का। इसको पराजित किसने किया? बाबर ने। बाबर कब पराजित करता है? 21 अप्रैल 1526 में। कहा करता है? पानीपत के मैदान में। अब पानीपत के मैदान में होने वाला ये पहला युद्ध था। इसीलिए अगर प्रश्न आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? इस युद्ध का परिणाम रहा कि भारत में मुगल वंश की स्थापना। ठीक, अगला प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने।
यानी कि इससे लगभग 10 से 12 क्वेश्चन छोटे छोटे आपके तैयार हो जाते हैं। अब दिल्ली वंश मुगल वंश की स्थापना हो गई। अब आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे 16वीं से 17वीं सदी के मध्य कृषि व्यवस्था व समाज। ठीक, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बाद आइए जो हमारे मेजर टॉपिक हैं जिनको हमको इनके अंदर पढ़ना है वो क्या है। तो किसान और हमारा टॉपिक है किसान और कृषि उत्पादन। किसान और कृषि उत्पादन। ठीक, इसके अंतर्गत जो हमारे पॉइंट्स हैं जिनको हमको देखना है वे हैं स्रोत, यानी ये जो कृषि उत्पादन और किसानों के बारे में जानकारी मिलती है उनके जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, किन किन स्रोतों से हमको इनकी जानकारी मिलती है। उसके बाद किसान व इनकी जमीन, इनकी जमीन। ठीक है, बच्चों तो इसमें पहला टॉपिक हमारा है स्रोत। इनके बारे में जानकारी के जो स्रोत हैं वो कौन से हैं, और जैसे वो स्रोत किसी अंग्रेज इतिहासकार के द्वारा लिखे गए हैं या किसी तत्कालीन इतिहासकार जो किसी के दरबारी रहा हो उसने लिखा है, इन सब को पढ़ेंगे। इन सब के बारे में सूक्ष्म जानकारी हमें वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो उसके बाद किसान और इनकी जमीन, तो इनकी जमीन कैसी थी, जमीनों का जो दायरा था या कैटेगरी जो थी इनका वो कैसी थी, जैसे चाचर, परती, कोलज, बंजर, ये सारी क्वालिटीज जो है वो बताई गई उस समय की जमीन की। तो इसमें से कौन सी जमीन इनकी थी, कैसी थी, और इनके प्राप्त करने का जो तरीका था, किससे लेते थे, सामान देता था, जमींदार देता था, कुछ समय के लिए था या लंबे समय के लिए था, ये कैसे मिलता था, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा टॉपिक इसमें अंतर्गत आता है कि जब किसान है तो उसकी सिंचाई भी होती होगी कृषि के लिए, तो हम सिंचाई तकनीकी को पढ़ेंगे, सिंचाई व्यवस्था कैसी थी। और सिंचाई व्यवस्था के बाद हम लोग देखेंगे कि उत्पादन सर्वाधिक किन फसलों का होता है। ठीक, तो ये हमारा पहला टॉपिक होगा किसान और कृषि उत्पादन। इसके अंतर्गत हम स्रोत पढ़ेंगे, इसकी जानकारी के, इनकी जमीनों का प्रकार पढ़ेंगे, सिंचाई व्यवस्था और उत्पादन में किसकी भरमार थी इसको पढ़ेंगे। तो इसके बाद हमारा अगला इसके बाद टॉपिक आता है मेजर, वो टॉपिक हमारा है ग्रामीण समुदाय। ग्रामीण समुदाय। ठीक, तो हमने यहाँ पर कृषि के बारे में देख लिया, किसान को देख लिया, और किसान के बाद हमने देखा ग्रामीण समुदाय की क्या स्थिति थी। तो ग्रामीण समुदाय में जाति और ग्रामीण माहौल। ठीक, अब देखिए इसमें जाति का समावेश क्यों किया गया। भारत से अलग हटकर अगर देशों को देखा जाए तो उसमें धार्मिक विभेद मिलता है। जैसे क्रिश्चियनिटी को ले लीजिए, ईसाइयत को, तो उसमें कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मिलेंगे आपको। ऐसे इस्लाम धर्म को ले लीजिए तो उसमें आपको शिया और सुन्नी मिल जाएंगे। लेकिन भारत में जब आप आइए तो धर्म तो अलग अलग है ही है, लेकिन धर्मों के भीतर भी आपको जातीय समीकरण मिलते हैं, और वो जातीय समीकरण जो है वो गांव का वातावरण तैयार करते हैं। इसीलिए जब ग्रामीण समुदाय को हम पढ़ेंगे तो हमें यहाँ की जाति व्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, और जाति व्यवस्था का ग्रामीण वातावरण में क्या महत्व था, क्या भूमिका थी उनको, तब हम समझ पाएंगे पूरे समाज को, समुदाय, ग्रामीण समुदाय को। फिर उसके बाद ग्रामीण समुदाय में नियंत्रण की व्यवस्था, सीधे शासन नहीं रख सकता, तो यहाँ पर व्यवस्था थी पंचायत की,
तो हम लोग पंचायतों को पढ़ेंगे और पंचायतों के साथ साथ मुखिया की क्या भूमिका होती थी इस पूरे ग्रामीण समुदाय को चलाने के लिए, उसको देखेंगे। और फिर यहाँ पर एक अगला वर्ग होता था दस्तकार वर्ग। दस्तकार कौन से लोग होते थे? वो ऐसे लोग जो ग्रामीण अंचल में रहकर, ग्रामीण लोगों के बीच में रहकर उनकी उपभोग की या आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन करें, जैसे बढ़ई लकड़ी का सामान, कुम्हार मिट्टी के बर्तन, लोहार लोहे के औजार, जैसे तकनीकी औजार कृषि क्षेत्र में प्रयोग होते हैं, फसल की कटाई के लिए प्रयोग होते थे, या अस्त्र शस्त्र जो सेना के लिए प्रयोग होते थे उनका, ऐसे स्वर्ण आभूषण आदि, ये सब लोग वहीं लोकल रहकर अपनी हाथ की कला से, कि बिना किसी तकनीकी प्रयोग के, बिना किसी मशीनरीकरण के उन सब का निर्माण करते थे और वहीं पर लोकल लेवल पे अनाज के बदले में, कृषि क्षेत्र के उत्पादन में जो उनको आवश्यकता होती थी उसके बदले में, यानी वस्तु विनिमय के माध्यम से अपना समाज निर्मित करते थे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। तो इस दस्तकार वर्ग को पढ़ेंगे और इस संपूर्ण व्यवस्था को देखकर ऐसे लगता है कि सब आत्मनिर्भर है। भारत की पहले व्यवस्था क्या थी? गांवों में लोग उत्पादन करते थे, वस्तु विनिमय करते थे। कैसी व्यवस्था थी? आत्मनिर्भर व्यवस्था थी, वो सेल्फ डिपेंड थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या हुआ? चाइनीज प्रोडक्ट पर डिपेंड होते जा रहे हैं। हम क्या है? आत्मनिर्भरता नहीं है। हमारा जो कार्य है वो हमारे देश में या हमारे गांव में, हमारे समाज में बनी हुई चीजें पूरा नहीं कर पा रही हैं। हम बाहर से चीजों को आयात करते हैं और जैसे जैसे आयात किसी देश का बढ़ता जाता है, आर्थिक स्थिति उससे वैसे बिगड़ती जाती है, क्योंकि आर्थिक स्थिति के लिए आवश्यक है कि आपका निर्यात बेहतर हो, आयात कम हो। पहले कैसा समाज था हमारा ग्रामीण समुदाय? यहाँ पर जाति व्यवस्था है, ग्रामीण का वातावरण, उसके बाद पंचायत और मुखिया यानी प्रशासनिक व्यवस्था भी वहीं पर लोकल लेवल पे है। और दस्तकार वर्ग उत्पादन करता है, कृषि उत्पादन होता है, कृषि उत्पादक इनको देते हैं अनाज, इनसे आवश्यकता की वस्तुएं लेकर अपना काम चलाते हैं। यानी क्या है? सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, सब आपस में सेल्फ डिपेंड है। यानी फॉरेन कंट्री या किसी विदेशी देश की या किसी विदेशी समुदाय की इसमें कोई भूमिका नहीं। यानी आत्मनिर्भर समाज हमारा पहले भारत में था। आज क्या है? आत्मनिर्भरता कम हो गई है, हम फॉरेन चीजों पर ज्यादा डिपेंड होते चले जा रहे हैं। तो इसको देखेंगे तो ये ऐसे लगता था कि एक ग्रामीण नहीं, एक गांव नहीं है, बल्कि एक छोटा सा गणराज्य है। यानी इसकी भाई गणराज्य कैसे है? इसकी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, इसका अपना शासक छोटा सा, जाति समुदाय, दस्तकार वर्ग, यानी टोटली सेल्फ डिपेंड है। तो ऐसा लगता था जैसे गणराज्य है जिसको किसी से कोई लेना देना है ही नहीं है। इसको हम लोग इसके माध्यम से जानेंगे। तो इसके बाद जो आगे हमारा टॉपिक आता है वो है कृषि समाज में महिलाएं। महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और समाज के भी पूरक हैं। एक से समाज नहीं चल सकता। जब व्यक्ति सैनिक सेवा में जा रहा हो, सैनिक युद्धों में मार दिया जाता हो, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को निकलकर बाहर आना पड़ेगा, भोजन यापन के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो परिस्थितियां ऐसी बनती थी उस समय कि महिलाओं को कृषि क्षेत्रों में आना पड़ता था। इसीलिए यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि कृषि क्षेत्र में महिलाएं, ठीक, कृषि क्षेत्र में महिलाएं, ये इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि महिलाएं जो थी उनका दायरा क्या था। कृषि क्षेत्रों में पुरुषों के समान कार्य करती थी, या ऐसे कार्य जो पुरुष नहीं करते थे या कम परिश्रम के कार्य होते थे वो करते। जैसे मान लीजिए गेहूं है, गेहूं कटाई होके खेत से आ गया, मड़ाई होके आ गया, तो उसको साफ करने के लिए उसमें भूसा होता है। अगर उसको मान लीजिए पहले, अभी तो थ्रेशर होता है, मशीनों से निकाल के एकदम साफ, पहले क्या होता था? भूसा मिक्स होता, तो उसको ऐसे करके करने के लिए होता नहीं है घर पे, आप नाम याद नहीं आ रहा मुझे, ऐसे करके उसको साफ करते हैं चावल वाले। तो उसी से क्या करेंगे? उसको गेहूं को साफ कर लेंगे, भूसे को निकाल दिया जाएगा। तो ये क्या, ये महिलाएं कर सकती हैं, पुरुष नहीं कर सकते। तो लेकिन है तो कृषि का पार्ट, तो कृषि में उनकी भूमिका आ रही है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितने हद तक महिलाएं कृषि क्षेत्र में आगे थी, कृषि क्षेत्र में भूमिका निभाती थी, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है, जब हमने ग्रामीण समुदाय पढ़ लिया, कृषक को पढ़ लिया, महिलाओं को पढ़ लिया, तो हमारा टॉपिक आता है जंगल और कबीले। जंगल और कबीले, ठीक। जंगल और कबीले जब हम लोग देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो भाई उत्पादन है, उत्पादन से राजस्व आता है, और मुगल काल का सारा राजस्व कृषि उत्पादन से आता है। तो इसके लिए क्या है? मुगल शासक प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे हमारा कृषि क्षेत्र विस्तारित हो, जो भूमि उपयोग में नहीं है वो भी उपयोग में आए,
ताकि ज्यादा से ज्यादा राजस्व को प्राप्त हो। जब उपयोग में सारी भूमि आ जाएगी तो जंगलों को काटने का काम शुरू होगा। जंगलों के आसपास रहता कौन था? जनजाति और कबीलाई लोग रहते थे। तो ऐसे में उनके साथ इनका कैसा बर्ताव रहा? क्या उनकी जमीनों को ले लिया, जंगलों को काट कर उनको विस्थापित कर दिया, या जंगलों को साफ करके उनको वहीं पर बसा दिया कृषि कार्य करने के लिए? क्या आप उनको राजस्व देते रहिएगा और कृषि कार्य कीजिए? तो क्या उनके साथ भूमिका रही है, इनका क्या अपना आपस में तालमेल बैठा है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और इसके साथ साथ जंगलों में घुसपैठ, जंगलों में घुसपैठ, ठीक, इसको हम लोग देखेंगे। तो जंगलों में घुसपैठ का मामला ये है कि जब आवश्यकता बढ़ी, उत्पादन की आवश्यकता बढ़ी, निर्यात की आवश्यकता बढ़ी, तो मार्गों की आवश्यकता बढ़ी। मार्गों के साथ साथ कृषि क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता बढ़ी और इस कारण उन्होंने जंगलों को काटा। लोगों में जब स्वतः स्वेच्छा से लोग तैयार नहीं हुए तो उसमें जबरन प्रवेश किया और जबरन उनको वहां से विस्थापित किया। तो ये है इनके जंगलों में घुसपैठ, इनकी कैसी रही। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि जमींदार। जमींदार, जब संपूर्ण कृषि व्यवस्था निर्भर हो गई, संपूर्ण राजस्व निर्भर हो गया कृषि व्यवस्था पर, तो उस कृषि व्यवस्था को संचालित करने के लिए शासक स्वयं सबसे ज्यादा संचालन नहीं कर सकता, उसको लोग किसी न किसी की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। और उस मदद के लिए इसने नियुक्ति की जमींदारों की। बड़े बड़े जमीन के भूभाग उनको दे दिए और कहा इससे आप राजस्व प्राप्त करके आप निश्चित राजस्व उनको समय समय पर उपलब्ध कराइए। तो हम यहाँ पर जमींदारों का पढ़ेंगे कि जमींदारों का कृषकों के साथ या सामंतों के साथ कैसा बर्ताव होता था, कर लेने में या कर निर्धारण में क्या उनकी भूमिका होती थी, किस तरह से कर को वो प्राप्त करते थे। इसके बाद आता है भू राजस्व प्रणाली। ठीक, जब जमींदार वर्ग आ गया, कृषक आ गया, कृषि भूमि तैयार हो गई, तो अब क्या है? भू राजस्व आ गया। इनकी राजस्व प्रणाली क्या थी? राजस्व प्रणाली के अंतर्गत कौन से तरीके अपनाते थे? जैसे कनकूत होता था, लंक बटाई होता था, ठीक, ये सारी चीजें जो अलग अलग प्रक्रियाएं थी, कौन सी प्रक्रियाएं हैं? अनुमान लगाकर ले लिया, या उसका चौथा हिस्सा ले लिया, या किनारे का, जैसे मतलब उत्पादन के बाद सारी प्रक्रियाएं कैसे देखेंगे कि राजस्व को प्राप्त करने का नगद लेते थे, अनाज के रूप में लेते थे। इन सब रूपों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि राजस्व जो प्राप्त करने की प्रणाली थी वो कैसी थी, राजस्व का निर्धारण कैसे होता था, जमीन को बंटवारा करके। भाई सारी जमीनों पर एक जैसा राजस्व आप लगा नहीं सकते, कुछ पे बाढ़ आ जाती है, कुछ पे सूखा पड़ जाता है, कुछ पे हर साल उत्पादन होता है, तो ऐसे में सारी भूमि पर एक तरह का राजस्व आप नहीं लगा सकते। तो ये राजस्व प्रणाली की कैसी थी, इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा अंतिम टॉपिक आता है चांदी का बहाव। चांदी का बहाव यानी कैसे उत्पादन बढ़ा और बढ़े हुए उत्पादन के परिणाम स्वरूप कैसे निर्यात बढ़ा और निर्यात के कारण भारत की तरफ लोगों का आगमन हुआ। और जब निर्यात बढ़ाएंगे तो व्यापार हमारे पक्ष में होगा, तो व्यापार जब पक्ष में होगा तो हमें धन प्राप्त होगा, और धन का स्वरूप था उसमें चांदी, यानी कि हमने निर्यात को बढ़ाया और निर्यात के कारण हमारे देश में चांदी का बहाव हुआ देश की तरफ, यानी देश की तरफ चांदी हमारे आई। फिर इसके बाद अंतिम इसकी जो संक्षिप्त रूपरेखा, संक्षिप्त विवरण लास्ट में प्रस्तुत होता है, वो है अबुल फजल, एक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है आइन ए अकबरी, ठीक, जो अकबर के शासनकाल से संबंधित है। फिर लास्ट में हम इसको स्रोत ग्रंथ के रूप में अध्ययन करेंगे इसका, और इसके पार्ट जो है 5 पार्ट में बटा हुआ है। इन 5 पार्टों में उसने अकबर कालीन संपूर्ण व्यवस्था का, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो भी पक्ष रहे हैं सबका विस्तृत वर्णन किया है, उसको यहाँ से देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।